नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेयर एक्ट्स में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स जो कि माइनॉरिटीज़ को प्रोवाइड किए गए हैं। उनके बारे में देखेंगे कौन कौन से राइट्स हैं, क्या चीज़ प्रिजर्व करने के राइट हैं एजुकेशनल और कल्चरल बेसिस के अंतर्गत। ये डिस्कस कहाँ किए गए हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल एक एक पढ़ने के बाद हम लोग ये भी देखेंगे कौन कौन से पीवाईक्यूज इन आर्टिकल से बनते हैं, ताकि एक रेफरेंस पॉइंट रहे हमारे पास कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो जब हम अपने आप से बेयर एक्ट पढ़ें फर्दर कभी, तो हमको पता हो कौन सा इंपॉर्टेंट टर्म है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो उसको हम लोग प्रॉपरली हाईलाइट कर सकें। और यही पढ़ने का सही तरीका होता है कि हमको पता होना चाहिए कि हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आखिर उसमें क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। अब ये कोई लॉजिक नहीं होता है कि आप पूरी एक एमपी जैन की बुक उठा लें, डीडी बसु लेके कॉन्स्टिट्यूशन के बैठ जाएं और लगे पढ़ें पूरा पढ़ने में, लेकिन पढ़ना क्या है। ऐसे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, लेकिन हमको एक पेपर के स्पेसिफिक पढ़ाई करनी है, हमें वो कंपटीशन क्लिक निकालना है। ये नहीं करना है कि हमको पीएचडी करनी है। तो सीधे से आपको पीवाईक्यू देखते हुए एनालाइज करते हुए पढ़ना होता है कि जो चीज़ प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है आप उसी के अराउंड अपनी 360 डिग्री तैयारी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या बात करता है? आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाएगा, इस बारे में बात करी गई है। 29(1) क्या कहता है? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, मतलब सिटीजन्स के स्पेसिफिकली ये आर्टिकल रन कर रहा है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स इन इंडिया विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। उसकी लैंग्वेज कुछ स्पेसिफिक है, कुछ अलग है उसकी लैंग्वेज में, स्क्रिप्ट में जो राइटिंग है, जो उनके लिखने की शैली है उसमें कुछ अलग है, या उनका कुछ कल्चर ऐसा है कि वो अलग है नॉर्मल से, मतलब जो पूरे इंडिया में चलता है उनसे उनके कल्चर में कोई चीज़ अलग है, तो उसके पास ये राइट होगा कि वो उसको कंजर्व कर सकें। ये उनका फंडामेंटल राइट है। किन चीज़ों को? कोई लैंग्वेज है जो अलग है, कोई स्क्रिप्ट है जो अलग है, या कुछ कल्चरल डाइवर्सिटी है, कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ है जो अनोखी है, तो उसको कंजर्व करने का राइट किसके पास है? हर सिटीजन के पास जो इंडियन सिटीजन है। वो उसमें कोई भी सेक्शन की बात करी गई है, इसमें माइनॉरिटी की बात नहीं करी गई है। तो यहाँ पे कल्चरल और रिलीजियस माइनॉरिटी दोनों ही तरीके के लोग आ जाएंगे। अब कल्चरल बेसिस में आए तो देखा जाएगा कि कोई भी, जैसे लैंग्वेज हो गया, तमिल लैंग्वेज हो गई, या साउथ में अक्सर लैंग्वेज को लेके बैरियर्स रहते हैं, तो इस टाइप की कोई भी लैंग्वेज हो गई उसको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कोई भी स्क्रिप्ट हो गई, कल्चर हो गया, कोई ऐसे कोई ट्राइब्स हैं, ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनमें कुछ ऐसे कल्चर हैं, तो उनके पास ये राइट होगा कि उसको कंजर्व कर सकें। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू द स्टेट मेंटेन्ड और स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन solely based on religion, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ दीज ग्राउंड। अब कंजर्व करने का तो राइट ऊपर हम लोगों ने 29(1) में पढ़ लिया। अब 29(2) क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एडमिशन लेने से नहीं रोका जाएगा, अगर वो स्टेट के द्वारा मेंटेन करी जा रही है या स्टेट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। किन किन ग्राउंड के ऊपर? रिलीजियन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, और या फिर इनमें से किसी भी ग्राउंड को मिला लो, तो इन सब बेसिस पे किसी भी इंसान को किसी भी ऐसी जगह पे एडमिशन लेने से नहीं रोका जाएगा। 29(1) में हमसे कहा जा रहा है कि कंजर्व करने का राइट है। 29(2) में कहा जा रहा है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी सिटीजन को जो कि स्टेट एडेड है या स्टेट के द्वारा चलाई जा रही है, सरकारी है, तो उसमें एडमिशन लेने से नहीं रोका जाएगा। किन किन ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे। अब हम लोग बात करते हैं राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये है हमारा आर्टिकल 30। क्या बात कर रहा है? माइनॉरिटीज की राइट की बात कर रहा है, एस्टैब्लिश करने की और एडमिनिस्टर करने की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30(1) क्या बात करता है? ऑल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जितने भी रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके पास राइट है कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अब अगर कोई चीज़ आपको कंजर्व करनी है तो आप उसके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाइए, लोगों को वहाँ पे उस चीज़ का प्रचार प्रसार करवाइए। कोई भाषा है, कोई लैंग्वेज है, कोई स्क्रिप्ट है, तो आप उसको
प्रमोट करने के लिए आप बना सकते हो, और कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट माइनॉरिटी रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन व्हेन ग्रांटिंग एड। स्टेट जो है वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी जब स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट माइनॉरिटी रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो गवर्नमेंट की तरफ से एड दी जाती हैं कि माइनॉरिटीज़ में एड दिया जा रहा है या इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नमेंट की तरफ एड दी जाती है, तो इस बेसिस पे कि ये माइनॉरिटी के द्वारा रन करी जा रही है, इस बेसिस पे गवर्नमेंट क्या नहीं करेगी, कोई भेदभाव नहीं करेगी, और निष्पक्षता के साथ अगर कोई एड प्रोवाइड हो रही होगी तो वो एड प्रोवाइड करी जाएगी। अब इनसे रिलेटेड जो एक इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं कुछ, हम लोग वो देखते हैं। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या बात कही गई। राइट टू एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैनेजिंग गवर्नमेंट बॉडी की, उसको जो इंस्टीट्यूशन है उसको गवर्न कौन करेगा, ये जिसकी इंस्टीट्यूशन है जिसने बनाई है माइनॉरिटी ने, वो चूज कर सकती है। वहाँ के टीचर कौन होंगे वो चूज कर सकती है। एडमिटिंग स्टूडेंट सब्जेक्ट टू द रीजनेबल एकेडमिक रेगुलेशंस, स्टूडेंट्स का भी एडमिशन जो है वो अपने हिसाब से रेगुलेट किया जा सकता है। यूजिंग प्रॉपर्टीज असेट्स फॉर द इंस्टीट्यूशन बेनिफिट, अब जिस जगह पे वो प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं वहाँ की, तो वो कॉलेज के हिसाब से किस तरीके से वेलफेयर में यूज़ किया जाएगा, ये भी वही कॉलेज या वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो डिसाइड करेगा। इसके बाद रिलेशनशिप भी बताई गई आर्टिकल 29(1) और 31 के अंतर्गत क्या है। आर्टिकल 29(1) अप्लाइज टू एनी सिटीजन, 29(1) में हम लोगों ने देखा था एनी सिटीजन की बात हो रही थी, इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज। वहाँ पे माइनॉरिटी टर्म नहीं यूज हुआ था, वहाँ पे बात हुई थी कोई भी सिटीजन जो है। तो उसके अंदर क्या होता है, जब कोई भी सिटीजन आ जाता है तो उसका आयाम जो होता है वो बढ़ जाता है, तो उसके अंदर माइनॉरिटीज इंक्लूड होती हैं। लेकिन आर्टिकल 30(1) में जो है वो एक्सक्लूसिव है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए। हम लोगों ने अभी पीछे देखा कि ये स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन है क्या, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए ही 30(1) बात कर रहा है। फर्दर 29(1) क्या बात करता है, फोकस ऑन कंजर्विंग लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर। लैंग्वेज हम लोगों ने देखा तीन चीज़ें थी, लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर, उसको फोकस करने की बात हो रही थी। आर्टिकल 30(1) क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, केवल एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बात कर रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की। दूसरे हाथ पे अगर हम लोग देखें, एक और बहुत लीडिंग केस है, फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1987 का ये केस है, ये भी काफ़ी अपने में लीडिंग केस है। द पर्पस ऑफ स्पेशल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज़, स्पेशल राइट्स जो माइनॉरिटीज़ को प्रोवाइड किए गए उसका पर्पस क्या है, ये फ्रैंक एंथनी के केस में हमको बताया गया। टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस। अब जो चीज़ें कम हैं उनके अंदर हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है। आपके अंदर भी अगर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी कमी होंगी, तो जो चीज़ कम होती है हमेशा उसको लेके इनसिक्योरिटी रहती है। कई लोगों में लुक्स को लेके इनसिक्योरिटी है, कई लोगों में वेट को लेके इनसिक्योरिटी है, कई लोग लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या कई लोगों के पास इतना पैसा हो गया कि उसको लेके इनसिक्योरिटी है। अलग अलग तरीके की इनसिक्योरिटी होती है। ऐसे ही अगर किसी का कोई कल्चरल ग्राउंड है, उसमें कल्चरल डाइवर्सिटी है, कुछ यूनिकनेस है, तो लगता है ना कि इसको हमेशा बचा के रखो, कोई चीज़ बचा के रखने में इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है। तो इनको ऐसे सिक्योरिटी की फीलिंग आए और कॉन्फिडेंस रहे कि ये जो चीज़ है हमारी बढ़िया है, और इसको प्रमोट करें, क्योंकि इंडिया में वैसे भी डाइवर्सिटी हर जगह देखी जाती है, इंडिया को बोला ही जाता है डाइवर्स नेशन। तो इन सब चीज़ों को प्रमोट करना, इसीलिए जो हमारा आर्टिकल 29 और 30 का जो पर्पस है वो यही है कि प्रोवाइड करना सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस। रेगुलेटरी मेजर्स क्या है, आर परमिसिबल, रेगुलेटरी मेजर्स आर परमिसिबल इफ दे इनहेंस एजुकेशनल इफेक्टिवनेस विदाउट अंडरमाइनिंग मैनेजमेंट राइट। अब रेगुलेटरी मेजर्स जो हैं वो परमिसिबल हैं केवल तभी अगर वो इन्हेंस कर रहे हैं एजुकेशनल इफेक्टिवनेस को। तो ये हमारा बात हुई है किसके केस में, फ्रैंक एंथनी के केस में। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है टीएमए पाई, टीएमए पाई के केस में क्या कहा गया, द स्टेट इज द यूनिट फॉर डिटरमाइनिंग लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटी स्टेटस। अब ये लिंग्विस्टिक रिलीजियस माइनॉरिटी स्टेटस जो है ये कैसे पता चलेगा कि
ये माइनॉरिटी में आ रहा है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी है, ये जो स्टेटस है ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड स्टेट ही करेगा हमारा। स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन मस्ट कंप्लाइड विद गवर्नमेंट रेगुलेशन। जो स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलेंगे, वो ये नहीं है कि वहाँ पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वाला सिस्टम लगेगा। फॉर अनएडेड इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस आर लिमिटेड टू टीचर प्रिंसिपल क्वालिफिकेशन। जो अनएडेड इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे रेगुलेशंस जो होंगी वो केवल टीचर और प्रिंसिपल के क्वालिफिकेशन के रिस्पेक्ट में ही देखे जा सकती हैं। रिकॉग्निशन एंड एफिलिएशन कंडीशन मस्ट बी फॉलोड। जो जनरल एक रिकॉग्निशन और एफिलिएशन किसी कॉलेज को इंस्टीट्यूशन देने का जो रेगुलर एक प्रोसेस है वो कंडीशंस जो है वो फॉलो करी जाएंगी। एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मस्ट एडमिट अ रीजनेबल नंबर ऑफ नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। अब ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे केवल माइनॉरिटी के ही स्टूडेंट्स होंगे, वहाँ पे रीजनेबल नंबर ऑफ नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को भी एडमिशन देना पड़ेगा। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैन सेट देयर एडमिशंस प्रोसीजर प्रोवाइडेड दे आर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। एडमिशन इस तरीके से होना चाहिए कि पूरी तरीके से फेयर प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, पता चले कि सिर्फ माइनॉरिटी के बच्चे ही भर लिए, दूसरों को दिया ही नहीं, मेरिट लिस्ट ही नहीं आई, पता चला मेरी पहली लिस्ट आई, दूसरे में बोला कि एडमिशन हो गया, सीट खाली रह गई। तो इस तरीके से नहीं, एडमिशन में पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। ये सब हमको किस केस में बताया गया? टीएमए पाई के केस में ये सब हमको बताया गया। इसके बाद एक बहुत लीडिंग केस है इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। कब का केस है ये? 2003 का केस है। इसमें क्या कहा गया? बहुत छोटी सी बात है और टू द पॉइंट, प्री में ऐसे ही ऐसा क्वेश्चन चला आता है, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैन डिटरमाइन देयर फी स्ट्रक्चर बट मस्ट अवॉइड प्रॉफिटरिंग एंड कैपिटेशन फीस। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि कैपिटेशन फीस हो गई, डोनेशन फीस हो गई, अपने को सेल्फ प्रॉफिट करने वाली जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। मॉनेटरी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को ये मॉनेटरी प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए। हाँ, लेकिन वो अपना फीस स्ट्रक्चर जो है वो सेल्फ अपना डिसाइड कर सकती है कि हम इतना फीस लेंगे, बट डोनेशंस और कैपिटेशन फीस इस टाइप की फीस जो है वो अलाउ नहीं होंगी। अब कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं हम लोग जो पहले प्रीवियस ईयर में इन आर्टिकल से पूछे जा चुके हैं। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स बेनिफिट टू द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। हम लोगों ने अभी अभी देखा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के रेफरेंस में ना तो 19 बात करता है, ना 16, ना 15 बात करता है। कौन सा? 30। 15 किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से। 16 जॉब से। 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। आर्टिकल 30 गारंटीज द राइट। आर्टिकल 30 में कौन से राइट गारंटी किए गए हैं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू द माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चाइल्ड of their choice, to be informed of the grounds for one's arrest और against trafficking and forced labor। तो बाकी सब तो आप लोग मुझे बताइएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ दिया हुआ है, ये कमेंट में ड्रॉप कीजिए कि ये कहाँ दिया हुआ है। इसका आंसर जो है आर्टिकल 30 में जो बताया गया है वो है बी। बी में आर्टिकल 30 में बताया गया है माइनॉरिटीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस का। अब आप लोग कमेंट में हमको मुझे बताएं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ दिया हुआ है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कौन से आर्टिकल में बताया गया है, और अगेंस्ट ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। ये हम लोग इससे पहले के लेक्चर में सब डिसाइड एकदम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अब आप लोग कमेंट करके बताओगे ये चीज़ें कहाँ दी गई हैं। तो ये थे कुछ इन आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पहले पीवाईक्यूज में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि बहुत कम क्वेश्चन ही आते हैं इधर से। मेन जो चंक आता है किसी भी जुडिशरी एग्जाम में या पीसीएस में भी, वो है आपके फंडामेंटल राइट स्टार्टिंग तक। 12 से लेके 21 तक तो आपको सब एक एक क्लॉज सब क्लॉज टिप पे होना चाहिए। उसके आगे भी आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट है, बट 12 से 21 इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं तो 3 से 4 तो इसी पार्ट से आ जाएंगे, प्लस इन्हीं से रिलेटेड केस लॉज भी आ जाएंगे। तो मतलब 4 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आराम से आ जाते हैं। बाकी फिर दो एक आध क्वेश्चन अगर इधर से बना तो बना, नहीं तो रिट से आता है या फिर स्टेट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इधर के चैप्टर से आता है। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी हो रही है। अब तक हम लोगों ने आर्टिकल मेजर चंक है, ऑलमोस्ट फंडामेंटल राइट्स खत्म कर लिए हैं। अगर आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक कमेंट करें और इसको शेयर करें जितना हो सके पॉसिबल है। चलिए नमस्कार, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।